हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है नए क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आए हैं, जहाँ पे हमने इससे पहले वीडियो जो अपलोड किए थे वहाँ पे ड्रोसोफिला का लिंग निर्धारण हो गया था, और उसके बाद रुधिरवर्ग हो गया था, लिंग संलग्न लक्षण हो गया था, लिंग संलग्न का लक्षण जो लक्षण यक्ष या यक्ष वाई लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और लिंग गुणसूत्रों के साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने वाले थे, जहाँ हमने 3 प्रकार से बताए थे। यक्स वाला हीमोफीलिया रतौंधी वर्णांतता होता है, वाई वाला हाइपरट्राइकोसिस होता है, और यक्स वाई वाला नेफ्राइटिस होता है। ठीक है, रुधिर वर्ग मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने ऊंट और लामा बताया था। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं, इनकी रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। और RH फैक्टर की आज हम बात करने वाले थे। आज का हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है RH फैक्टर। RH फैक्टर जानते क्या होता है? ये इन्होंने एक बार जब जो था क्या नाम था, वीनर, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों लोग जो था कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो प्रयोग करते समय उन्होंने ब्लड की जांच कर रहे थे, और उसी समय इन्हें क्या दिखा कि ब्लड के साथ साथ जो लाल रेड ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, इनके साथ साथ इन्होंने देखा कि एक पॉइंट कोई कुछ और भी था, एक पॉइंट कुछ और भी था। तो उन्होंने कहा आखिर ये क्या है? तो उस कण की खोज जो था इन्होंने किसमें की थी? रीसस नामक बंदर पर। किसकी जांच चल रही थी? रीसस नामक बंदर। जो हमारे यहाँ ये जो बंदर पाए जाते हैं, आम प्रजातियां हैं जो अक्सर ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं, रीसस बंदर यही होते हैं, रीसस बंदर। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि उसमें जो था उसके साथ साथ जो है ब्लड के साथ साथ एक पॉइंट कुछ और भी स्थित होता है, और उस पॉइंट को ही उन्होंने RH फैक्टर कहा, क्योंकि रीसस बंदर से खोज की गई थी, तो इसीलिए उसका नाम RH फैक्टर, रीसस नाम से ही RH फैक्टर पड़ा हुआ था। और ये RH फैक्टर की वजह से ही ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या निगेटिव होता है। जिन लोगों में लिखा हो A पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव का मतलब आपके अंदर RH फैक्टर मौजूद है। अगले में लिखा है A नेगेटिव, तो आपके अंदर RH फैक्टर मौजूद नहीं है। तो RH फैक्टर का मतलब यही होता है कि जिनमें उपस्थित होता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है, O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो इसका मतलब जिसमें पॉजिटिव है उसमें RH फैक्टर उपस्थित है, O नेगेटिव है जिसमें RH फैक्टर उपस्थित नहीं होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव का वर्गीकरण जो होता है वो किसके द्वारा चलता है? वो इसी RH फैक्टर के द्वारा ही चलता है। और ये तो उसी क्रम में आज जो है, तो ये थे हमारे रीसस बंदर। ये क्या थे? ये रीसस बंदर थे जो आपको घरों में मिलते हैं। ये तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो रीसस बंदरों से ही उन्होंने क्या किया था? RH फैक्टर की खोज की थी, और इसी रीसस के नाम से ही उसका नाम क्या डाला गया? RH फैक्टर कहा गया। तो जिनमें उपलब्ध होता है, पॉजिटिव होते हैं, उन्हीं को A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव बोला जाता है। निगेटिव को मतलब यहाँ उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके जो है खोजकर्ता कौन थे? ये कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर थे। अब देखिए RH फैक्टर क्या होता है? RH एंटीजन जो होता है रीसस बंदरों में सबसे पहले मौजूद होने के समान होता है, इस एंटीजन के समान होता है, इसीलिए इसे RS एंटीजन कहा जाता है। या ऐसे लिखोगे कि इसकी खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर रीसस बंदरों पर की थी, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। ये पॉइंट भी बेस्ट है। ठीक है, RH रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा, यस वगैरह नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखो? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा इसकी खोज की गई थी, और कई RH फैक्टर की पहचान की गई थी, जिसमें RHD जो होता है सबसे आम एंटीजन है, सबसे गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कारण बनता है। RH फैक्टर D जो होता है वो ज्यादा ही खास होता है। RH एंटीजन लगभग 80% मनुष्यों में मौजूद होता है। जिनमें उपस्थित होता है उन्हें V पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें बिना उपस्थित नहीं होता है उन्हें V निगेटिव कहा जाता है। विभिन्न रक्त समूहों के आगे सकारात्मक या नकारात्मक जो चिन्ह लगा होता है वही RH फैक्टर को दर्शाता है। मैंने यही तो बात आपको बताई है कि जिनमें उपस्थित होता है उन्हें पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें उपस्थित नहीं होता है उन्हें निगेटिव कहते हैं। ठीक है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, V निगेटिव, A निगेटिव, ये सब। ठीक है, रक्त आदान से पहले ABO समूह के साथ, ABO का मतलब A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप, चारों को इकट्ठा ABO समूह कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ABO, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ड इसमें नहीं है, ABO। ठीक है, के साथ साथ RH समूह भी मिलाया जाता है। RH समूह मिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो सभी का रक्त ले सकता है, लेकिन RH निगेटिव वाला एक बार तो पॉजिटिव वाले का रक्त ले लेगा, लेकिन अगर दोबारा अगर मिल गया तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो रक्त कणिकाएं आपस में चिपकने लगेंगी। विश्लेषण की वजह से क्या होगा? उनमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ा कठिन होता है। कैसे होता है कि
यदि RH निगेटिव, ये खास पॉइंट है, ये ब्लड ग्रुप देते वक्त ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है डॉक्टरों को। RH निगेटिव वाला रक्त जो होता है RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को अगर दिया जाता है तो शरीर के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देता है, इसीलिए बी निगेटिव वाले को केवल बी निगेटिव का ही रक्त दिया जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो सबका रक्त ले सकता है, लेकिन RH निगेटिव यानी माइनस वाला A निगेटिव, जैसे आप A पॉजिटिव की बात करें, A पॉजिटिव और A निगेटिव, तो A निगेटिव जो होता है ये केवल निगेटिव का ही रक्त लेगा। अगर आपने पॉजिटिव का रक्त इसको दे दिया तो क्या होगा, इसके अंदर रक्त कणिकाएं आपस में चिपकने लगेंगी और रक्त संचार नहीं होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव वाला जो होता है वो इनका सबका रक्त ले सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। क्या लिखेंगे, यदि RH निगेटिव वाले व्यक्ति को जो है पॉजिटिव वाला रक्त दे दिया जाता है तो शरीर में एंटीजन खिलाफ, किसके, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है और इसीलिए उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताना है। जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप के आधार पर, जीन संरचना के आधार पर जब किसी का अध्ययन किया जाए तो जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप का मतलब जिसका अध्ययन बाह्य आकार, कहते हैं इसकी नाक पापा पे गई है, फिनोटाइप हो गया। इसका कान पापा पे गए हैं, इसका रंग मम्मी पे गया है, तो ये सब क्या है, फिनोटाइप। जब किसी भी जीव के बाह्य आकार का अध्ययन जो होता है किया जाता है तो उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जब अंदर जीन संरचना, इसमें जीन्स किसके, जैसे डीएनए टेस्ट में क्या होता है, जीन संरचना का अध्ययन किया जाता है तो वो जीनोटाइप कहलाता है। और जब ऐसे ही आप देख करके बताइए पापा पे गया, इनका लड़का है, पहचान लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। ऐसे आप समझिएगा। तो यह जीवों के जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। पहले इसके बीच में एक रेखा, एक काली रेखा, एक इसके अंदर काली रेखा खींचते हैं क्योंकि इसका डिफरेंस तो पता चले कौन किसका है, ठीक है। अब देखिए जरा, लाइन खींच दी इसके बीच। अब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, सुनो, यह जीन संगठन को व्यक्त करता है, लेकिन यह बाह्य आकार जैसे प्रकृति, आकार, आकृति और रंग को व्यक्त करता है। क्या लिखेंगे, यह जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है और वह जीव के आकार को व्यक्त करता है। दूसरी टाइप बात क्या है, यह इसे नियंत्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा, फिनोटाइप द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जीनोटाइप द्वारा इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। जीन संरचना बदल करके इसको बदला नहीं जा सकता है और इसको जबकि फिनोटाइप द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में यह वातावरण से प्रभावित नहीं होगा। जीन क्यों वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन फिनोटाइप प्रभावित होगा। पता चला यहाँ का बहुत काला व्यक्ति होता है, दिल्ली में नौकरी करने चला जाता है और दिल्ली में पता चलता है जब वो 2 महीने बाद लौट गया तो बहुत गोरा दिखता है, बदल गया फिनोटाइप, रंग बदल गया उसका, ठीक है। या इस परिवेश में रहता था व्यक्ति जिसको खाना पीना अच्छा नहीं मिलता था, पता चला सिटी में चला गया, मम्मी पापा नौकरी कर रहे, वहाँ उसकी अच्छी बेहतर परवरिश होती है, बच्चा एकदम बदल जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, तो इसे फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो यह वातावरण द्वारा प्रभावित होता है लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें क्या होगा, जीन संगठन होता है, यहाँ रूप, रंग, आकार आदि होता है, ये फिनोटाइप द्वारा नियंत्रित होता है या नियंत्रित नहीं होता है। यह वातावरण से प्रभावित होता है, नहीं होता है, ये वातावरण से प्रभावित होता है। इसके अध्ययन द्वारा जनकों के बारे में पता लगाया जाता है, डीएनए टेस्ट जीनोटाइप, ठीक है। इसके अध्ययन द्वारा पिता जनक का पता लगाया जाता है, किसका बच्चा है। अभी हमने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे पहले बायो में हमारा एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, केमिस्ट्री में साथ पड़ा हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ठीक है। तो डीएनए फिंगर यानी इसकी सहायता से जनकों का पता लगाया जाता है और इसके आधार पर जनकों के बारे में कहना कठिन होता है। काले काले, पूरी काले लोगों की फैमिली है, कैसे आप बता देंगे उनका लड़का है, तो बहुत सारे काले लोग हैं, ठीक है। लंबाई से कोई अर्थ नहीं होता, तो इसमें जनक का बताना थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन यहाँ रियल आ जाएगा कि उन्हीं का लड़का है, नाजायज औलाद है या बढ़िया औलाद है, ये सब पता चल जाता है। अगला पॉइंट है, समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप जीनोटाइप भिन्न हो सकते हैं। यानी समान जीनोटाइप व्यक्ति वाले व्यक्तियों के कैसे हो सकते हैं। थोड़ा हमने यहाँ पे गलत लिख रखा है, क्या थोड़ा बदलते हैं इसको। देखो क्या होगा कि समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप भिन्न हो सकते हैं। फिनोटाइप कोई जरूरी नहीं होता है कि इनके समान हो, जीन भले ही समान है, हम एक पिताजी की संतान है 4, लेकिन 4 का मतलब ये नहीं कि चारों के जो है फिनोटाइप समान होंगे। हम गोरे हैं, एक काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो फिनोटाइप अलग अलग होते हैं, जीन समान हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, अगर फिनोटाइप वाले समान, फिर बात तो वही है, यहाँ जो समान फिनोटाइप वाले जीवों के, यहाँ इनके जीनोटाइप भिन्न हो सकते हैं, जीनोटाइप भिन्न हो सकते हैं, इनके जीनोटाइप भिन्न हो जाएंगे, उनके फिनोटाइप भिन्न हो जाएंगे। क्यों? कारण ये होता है कि फिनोटाइप हो सकता है, फिनोटाइप समान दिख रहे हैं, हम और हमारा पड़ोसी सेम मैच कर रहा है, कोई जरूरी थोड़ी वो एक ही पिता की संतान हो,
कलर गोरे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बराबर लंबाई के 8-6 फीट लंबाई के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनके जीन बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो यही अंतर था जीनोटाइप और फेनोटाइप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य पुरुष का विवाह एक हीमोफिलिक स्त्री से होता है तो संतान प्राप्त होती है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का काफी समय तक नहीं बनता है और रक्त लगातार बहता रहता है, जिससे अगर उचित उपचार ना मिला तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। ये कहलाता है इसका हीमोफीलिया। तो यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं हीमोफीलिया रोगी। हीमोफीलिया क्या होता है? अगर हीमोफीलिक है, सामान्य पुरुष है और हीमोफीलिक स्त्री है तो संतान कैसी प्राप्त होगी? आपको स्ट्रक्चर बताना है, बहुत सरल तरीके से आपको समझाने वाले, खाली आप देख लो, ठीक है। तो हीमोफीलिया के बारे में पहले आप लिख दीजिएगा। हीमोफीलिया रोग में रोगी के खून का थक्का देर से बनता है। एक सामान्य व्यक्ति के रुधिर का रक्त का थक्का, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य सामान्य व्यक्ति के रक्त का थक्का कितने समय में बनता है? तो 2 से 8 मिनट में। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी अगर आपको चोट लग जाए तो आप ऐसे दबा लेते, लोग कहते हैं दबा लो दबा लो दबा लो, आप टाइट उसको दबाए रहिएगा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो इसके बीच में आपका रक्त बहना बंद हो जाएगा। गहरी चोट है 4-5 मिनट ले सकता है, रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो रक्त का थक्का 2 से 8 मिनट में बनता है, लेकिन हीमोफीलिया में रक्त जमने क्रिया 24 घंटे तक का समय लगता है। आप बताइए, आधे घंटे से 24 घंटा, आधा घंटा आप थोड़ी दबाए रहेंगे, आप 2 घंटे थोड़ी दबाए रहेंगे, तो इसके वक्त आधे घंटे से 24 घंटा लगता है। और 24 घंटे का अर्थ है कि अगर हॉस्पिटल दूर है तब तक उसका सारा रक्त बह जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये होता है हीमोफीलिया, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कहा सामान्य स्त्री पुरुष का जब विवाह कराते हैं, जब एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिक स्त्री से होता है, किससे होता है? हीमोफीलिक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से होता है तो प्राप्त होने वाली संतान जो होती है उसमें आधे बच्चे हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होंगे और आधे बच्चे उसके वाहक होंगे। यानी इस तरह के विवाह से पैदा होने वाली संतानें 50% पीड़ित होंगी और 50% वाहक होंगी। आप सुनिए जरा, हीमोफीलिया से पीड़ित लोग, कहने का मतलब ये होता है कि हीमोफीलिया वाहक कौन होता है? वाहक होगा इसके डॉटर सेल्स। हीमोफीलिया डॉटर सेल्स वाहक हो गई और पुत्री सेल्स जो सन सेल्स होती हैं, जो वो क्या नाम उसका हम बात करें, जो बॉयज होते हैं वो इससे पीड़ित होते हैं और गर्ल्स इसकी वाहक होती है, ठीक है। ऐसे देखिएगा। तो देखिए जरा कैसे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, वाहक लड़कियां और हीमोफिलिक लड़के। जैसे सामान्य पुरुष ये था, सामान्य पुरुष था, एक यक्ष गुणसूत्र होता है, एक बाई गुणसूत्र होता है। क्या होता है? यक्ष और बाई गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पे क्या है, हीमोफिलिक स्त्री है, इसका यहाँ भी हीमोफिलिक है, यहाँ भी हीमोफिलिक है, यहाँ भी हीमोफिलिक है। अब इसका नीचे क्रॉस करा दिया, तो यक्ष से जब आप यक्ष में क्रॉस कराएंगे तो यक्ष यक्ष डेश बनेगा, यक्ष बनेगा, यक्ष डेश। बताइए, लड़कियों में प्रभावी नहीं होता है, कैरियर होती, वाहक होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, तो वाहक लड़की हो गई। फिर इसी यक्ष का इस वाले यक्ष से कराएंगे तब भी वही बात आने वाली है, यक्ष यक्ष डेश। देखो, वाहक लड़की हो गई, वाहक लड़की हो गई। और इससे प्रभावित कौन होगा, पीड़ित कौन होगा? आप देखिए, बाई का जब आप यक्ष से कराएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? यक्ष डेश बाई बनेगा। लो, पीड़ित लड़का हो गया, इससे पीड़ित लड़का हो गया। और फिर इसी का जब इसमें कराएंगे तब भी क्या होगा? यक्ष डेश बाई पीड़ित लड़का होगा, पीड़ित लड़का। तो बताइए कितने? 50% कैरियर, 50% जो है वाहक है और 50% इससे पीड़ित होंगे, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो यही होता है हमारा हीमोफीलिया। क्या होता है हीमोफीलिया में? एक बार हम इसको स्ट्रक्चर साफ बनाते हैं। जैसे ये मेल हो गया, मेल कैसा है? मेल बिल्कुल स्वस्थ है। थोड़ा एक बार इसको देख के चलिएगा, मेल कैसा है? मेल बिल्कुल स्वस्थ है। मेल में क्या होता है? यक्ष वायु होता है, यक्ष वायु होता है। तो यक्ष वायु को जब आप तोड़ेंगे तो यक्ष और वायु में बदल जाएगा, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। फीमेल, अगला पॉइंट क्या आता है? फीमेल आता है। फीमेल में क्या होगा? फीमेल, थोड़ा समझ के चलिएगा, फीमेल में कौन होता है? फीमेल में होता है यक्ष यक्ष, यक्ष यक्ष होता है, ठीक है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो यक्ष और यक्ष में बटेगा। इन्होंने कहा है फीमेल जो है हीमोफीलिया पीड़ित है और मेल हीमोफीलिया पीड़ित नहीं है। तो ये हीमोफीलिया पीड़ित है, ये कैसी है? हीमोफीलिया पीड़ित है। यहाँ भी बिंदी, यहाँ भी बिंदी, हीमोफीलिक स्त्री है। ये कौन सी फीमेल है? हीमोफीलिक है, हीमोफीलिक है, हीमोफीलिक स्त्री है। अब इसका संयुग्मन करा दीजिए। जब इसका आप क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में जरा देखिए क्या क्या बनने वाला है। यहाँ से
इसको आप लेके गए इसमें, फिर इसी से आप इसको लेके गए इसमें, फिर आपने क्या किया, तो आप बताइए जरा इसमें क्या बनेगा, यक्स और यक्स, यक्स कैसे हैं? दोनों ही हीमोफिलिक हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास यक्स यक्स डैश, दूसरा ये यक्स यक्स डैश। बताइए दोनों लड़कियां हीमोफीलिया की वाहक हैं, क्योंकि हीमोफीलिया एक ही पर होता है तो इसलिए एक ही एक्स होता है, इसमें एक शुद्ध होता है, इसीलिए इन पर प्रभावी नहीं होता है, वाहक होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब वाइज वाले में क्रॉस करा दीजिएगा, वाइज वाले में जब आप बाई बाई को, क्या हुआ भाई मक्खी बैठ गई है मिल रहा, बैक करें इसको, वाहक वाले में क्या होगा, वाहक वाले में ये पहले बाई एक्स गया, एक ये जो है इससे पीड़ित है यक्स पे गया, तो यहाँ यक्स 0 वाई, यहाँ भी यक्स 0 वाई। अब बताइए ये कौन था, ये लड़कियां थी, ये हो गई वाहक लड़की, वाहक लड़की, ये भी वाहक लड़की हो गई, ये इसके जो है पीड़ित पुत्र हो गए, पीड़ित लड़के हो गए, पीड़ित लड़के दोनों, तो 50% लड़कियां वाहक होती हैं, 50% संतान इसकी पीड़ित होती है। तो ये होता है हीमोफीलिया। कैसे आप बनाओगे, मैल सुरक्षित कर देना, इसमें दोनों में हीमोफीलिया लगा देना, क्रॉस करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सा है, ये क्वेश्चन 99% आने वाला है। हीमोफीलिया रोग जो होता है उसमें लोगों का रक्त का थक्का देर से बनता है, सामान्य व्यक्ति में 2 से 8 मिनट लगते हैं, लेकिन इनमें आधा घंटा से लेकर के 24 घंटे तक समय लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिक स्त्री से करने पर प्राप्त संतानें जो होती है, आधे बच्चे हीमोफीलिक पीड़ित होंगे और आधे हीमोफीलिक वाहक होंगे। ठीक है, अर्थात 50% संतानें हीमोफीलिया रोग से होगा और 50% में हीमोफीलिया का केवल जीन उपलब्ध होगा, वाहक वाले में केवल जीन उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा इसी लेवल का है, इसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं हम, नोट डाउन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हीमो, अब की क्या था, ये स्त्री थी, ये स्त्री थी, और अब की आएगा पुरुष, अब की कौन आएगा, अब की जो है वो पुरुष आएगा उसका, चलो सही है। हाँ, इस बार हीमोफिलिक स्त्री थी। अब एक प्रश्न है हमारे पास, हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष है और सामान्य स्त्री के साथ उसका विवाह करा दिया जाता है। पुरुष हीमोफिलिक है, सामान्य स्त्री से विवाह हो जाता है। वंशागत कैसी होगी, बिल्कुल सेम बनाएगा स्ट्रक्चर का, तो तनाव नहीं लेना है। हीमोफिलिक केवल यक्स पर होता है। पहली बात आप समझिएगा कि हीमोफीलिया वाला लक्षण हमेशा यक्स पर होता है, तो पुरुष में एक ही पर तो होगा हीमोफीलिया का लक्षण। अब इसका जब अब सामान्य स्त्री है, दोनों यक्स सामान्य है, इसका क्रॉस करा दीजिए। कैसे कराएंगे आप देखिए, तो इसमें लड़कियां तो कैरियर हो जाएंगी लेकिन लड़के नॉर्मल होंगे। एक बार थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, जैसे इसका चित्र बनाते हैं। हमने बताया कि हीमोफीलिया जो होता है ये पुरुष यक्स पर होता है, केवल यक्स पर, तो हमने देखा हीमोफिलिक पुरुष, हीमोफिलिक पुरुष। कैसे बनाएंगे हीमोफिलिक पुरुष, देखना, यक्स बाई, यक्स पर डॉट लगा दिया, इसको तोड़ दीजिएगा, ये केवल यक्स पर होता है, यक्स अलग लक्षण होता है, बाई सुरक्षित रहेगा। हीमोफिलिक सामान्य स्त्री, क्या लिखेंगे आप, सामान्य स्त्री। सामान्य स्त्री में क्या होगा, दोनों सामान्य लक्षण होंगे, तो यक्स और यक्स में टूटेगा। अब इनका जरा आप क्रॉस कराइएगा, इनका आप कराइएगा क्रॉस, तो ये तो जाएगा इसमें, यही जाएगा इसमें, फिर ये जाएगा इसमें और यही जाएगा इसमें। इसके पॉइंट लो रोक देते हैं, इसको कलर चेंज करें नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो उसमें गया और यही वाला इसमें गया। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला खंड जो था ये वाला इसमें गया और यही वाला इसमें गया। तो देखना, यक्स से यक्स डेस यक्स बना, यक्स से फिर यक्स डेस यक्स बना, फिर बाई यक्स बाई डेस बना, यक्स वाई सुरक्षित, फिर यक्स वाई सुरक्षित। बताइए तो इसमें क्या होगा कि लड़कियां तो वाहक उत्पन्न होंगी,
मगर लड़के नॉर्मल होंगे, अर्थात 50% संतान एकदम सामान्य होगी और 50% वाहक होंगे, उनमें जीन्स पाया जाएगा, लेकिन वो पीड़ित नहीं होगी, क्योंकि इसमें लड़कियां पीड़ित नहीं होती, लड़के पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यदि रोगी हीमोफीलिया, एक हीमोफीलिक रोगी की पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से किया जाता है तो उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र तो सामान्य होंगे, एक्स वाई वाले सब समान होंगे, लेकिन पुत्रियां हीमोफिलिक वाहक होंगी, अर्थात उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र सामान्य और पुत्रियां हीमोफिलिक वाहक होंगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, बताइए। हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है तो लड़कियां तो वाहक होंगी मगर पुत्र सामान्य होंगे, लेकिन अगर हीमोफिलिक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो लड़कियां तो वाहक होंगी मगर लड़के भी हीमोफिलिया से पीड़ित होंगे, ये लक्षण होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कौन सा नंबर था, A15 था, शायद यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, सामान्य किया जाता है तो प्राप्त संतानों में से पुत्र सामान्य और पुत्रियां हीमोफिलिक की वाहक होंगी, ये वाली लाइन डबल आ गई है, ये लाइन डबल आ गई है, इतना ही था। ठीक है, सामान्य वो पुत्रियां जो होती हैं वाहक, हीमोफिलिक की वाहक होंगी पुत्रियां। ठीक है, वाहक होंगी, वाहक होंगी, वाहक होंगी, केवल इतना ही था, वो डबल लाइन लग गई है। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको समझ लीजिएगा, डबल लाइन लिखी हुई है, गलत नहीं है फिलहाल में, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर जरूर आप बना के देख लीजिएगा। पुरुष हीमोफिलिक ग्रस्त है, स्त्री सामान्य है। ठीक है, ये था इसका, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं बना हुआ है, इसको अलग अलग इन्होंने कर दिया, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसको दोबारा बनाया हुआ है। अच्छा, बुद्धि लब्धि क्या होती है, आईक्यू लेवल क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है किसी बच्चे की मानसिक आयु का वास्तविक आयु से भागकर 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या बुद्धि लब्धि कहलाती है, और इसकी खोज टर्मन ने की थी। किसने की थी, टर्मन ने की थी। हालांकि इसमें कई गुण होते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारा बायो में क्वेश्चन आता है, अभी हम थोड़ा इसको पहले समझा लें फिर बताते हैं। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, किसी बालक की वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। याद करो, किसी बालक के वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, टर्मन नामक वैज्ञानिक ने की थी, एमएल टर्मन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी सर्वप्रथम। उसके बाद में इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग दो और 100 से गुणा कर दो तो जो संख्या आएगी उसी को आईक्यू कहा जाता है। परिभाषा याद करो, किसी व्यक्ति, इसकी खोज टर्मन ने की, किसी, इनके अनुसार किसी व्यक्ति की मानसिक आयु में अगर वास्तविक आयु से भाग दे तो जो संख्या आएगी उसको बुद्धि लब्धि कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा 10 साल का है और उसके अंदर बुद्धि कैसी है कि 18 साल के बच्चे के बराबर, 12th के बच्चे के बराबर बुद्धि है, बहुत होशियार है वो। तो ऐसी अवस्था में आप हिसाब लगाइए कि 10 साल का बच्चा है और 18 साल के बराबर बुद्धि है, 18 साल के बराबर बुद्धि, 10 साल का बच्चा है, 100 से कर दो गुणा, 10×100, आईक्यू हो गया 180। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वांटिटी होता है, बुद्धि लब्धि, तो इसी को निकाला जाता है, बुद्धि लब्धि कहा जाता है। एक बार आप समझ लीजिए, बहुत सरल तरीका है। क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहते हैं। इसकी खोज टर्मन ने की थी। टर्मन के अनुसार किसी व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसी को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। सूत्र भी इसका यही होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अच्छा, जब इस एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल इसके हमने 2 दर्शाए हैं। ठीक है, यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 5 वर्ष है और मानसिक आयु उसकी 7 वर्ष है तो आयु क्यों बतानी, तो तुरंत हमने लगा लिया, मेंटल एज 7, वास्तविक आयु 5, ठीक है, इंटू 100 कितना हुआ, 20×5 100, 7×2 14, 140 आ गई आईक्यू। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, थोड़ा समझ लेना, इसको देख लो। एक और क्वेश्चन है, 6 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 10 है तो बुद्धि लब्धि बतानी। 6 वर्ष का बालक है, मानसिक आयु है 10, तो बिल्कुल वही 10 क्या होगा, 10/6 कर दिया गुणे 100 कर दिया, 6 काट दो, इसको 100 दशामन कितना हुआ, 1000, 1000/6, 6 का भाग दो, 6×6 4 बचा, 6×36 4, 6×36 6×36 कितना हुआ, 166.66 इसकी आईक्यू आ गई। खाली 166 लिखो तब भी कोई बात नहीं, नियर अबाउट चल जाता है इसमें। ठीक है, तो ये होता है आईक्यू। अच्छा, आईक्यू में कुछ और भी मान होते हैं, हालांकि उसके हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हम लोग कंपटीशन लेवल में चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं, बुद्धि लब्धि जो होता है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। गणना, इसका फिगर आपको दिखा रहे, फिगर में होगा जहां तक है।
देखो ये इसका आईक्यू का लेवल एक चार्ट होता है। आईक्यू लेवल कैसा, ये बुद्धिलब्ध विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया था। ये चार्ट आपको हम समझा रहे हैं। हाँ जब भाई क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये लगाते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया है। देखो दिख रहा है, शायद शायद दिख रहा होगा। देखो बुद्धिलब्धि का अर्थ क्या होता है, क्लियर दिखना चाहिए। देख लो क्लियर दिख रहा है, उसके बाद हम इसी को समझा देते, थोड़ा आपको दिखा देते। हालांकि हमें वहाँ लिखना थोड़ा ही ना है, लिखना हमें वहाँ नहीं है। क्या होता है, अब एक बार इसको देखिएगा थोड़ा। इसमें क्या होता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति की आईक्यू 125 से 135 होता है। अगर आईक्यू आपका 125 या 135 के बीच में आए तो आप बहुत बुद्धिमान है। अगर आपका औसत जो है 115 से 125 आए तो इसका मतलब औसत से ठीक ठाक है। अगर मेरा आईक्यू 90 से 115 आता है तो अभी एवरेज में है, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है, मतलब प्रतिभाशाली तो नहीं है। अगर नीचे है 80 से 90 तो आप औसत से भी नीचे हैं। मंद कब होता है, जब 70 से 80 के बीच में आईक्यू आए। और मंद बुद्धि का 50 से 70 जब उसका आईक्यू लेवल आता है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, मंद बुद्धि होता है। और 25 से 50 के बीच में जड़ता होता है। मूर्ख 0 से 25, बिल्कुल पागल व्यक्ति जो होता है उसका 0 से 25 के बीच में आईक्यू लेवल होता है। यहाँ पे इन्होंने ऐसी बहुत सारी गणना, यही आईक्यू इंटेलिजेंस क्वांटिटी की गणना की जाती है। ये देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ऐसे देख लो, इससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये आईक्यू लेवल इन्होंने यहाँ पर भी एक दर्शाया हुआ है। आईक्यू लेवल बहुत सारे आपको मिलेंगे, हालांकि इसकी हमें जरूर नहीं है, इसलिए टाइम मत बर्बाद करना, हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर 0 से 69 के बीच में है तो वो व्यक्ति दुर्लभ होता है, मानसिक रूप से दोषी है। 70 से 79 के 80 के बीच में मान लो तो हल्का लड़ाका वैसा होगा, बहरापन उसके अंदर होगा, नहीं क्या होगा, बिल्कुल हल्का सा मूर्ख होगा, हल्का सा जटिल होगा, ठीक है। कंडीशन सेम होती है। तो ये आईक्यू का चार्ट हुआ करता है इस टाइप का, ठीक है। 140 से 200 के बीच प्रतिभाशाली, 120 से 140 के बीच प्रहार प्रखर बुद्धि, 110 से 120 उत्कृष्ट, 90 से 110 सामान्य। तो ये सब, ये आईक्यू लेवल किसका होता है, यही बुद्धिलब्धि कहलाता है, ठीक है। हालांकि टर्मन ने इसकी खोज की थी और इसका मतलब ये होता है कि अगर मानसिक आय को वास्तविक आय से भाग दें और फिर 100 से जो है गुणा कर दें तो उससे आईक्यू आ जाता है। पीडीएफ में चल रहे थे। तो उसके बाद आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं तो ये बुद्धिलब्धि था, ठीक है। बहुप्रभाविता क्या होता है, बहुजीनी क्या होता है, इस पर आपको बताते हैं। बहुप्रभाविता का मतलब होता है कि बहुत सारा प्रभाव, जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर दे। जीन एक है और लक्षण बहुत सारे, बहुप्रभाविता, बहुत से प्रभावित हो जाए तो इसी को बहुप्रभाविता कहा जाता है। जब एक जीन एक से अधिक लक्षण प्रभावित कर दे तो उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। और जब एक ही लक्षण पर बहुत सारे जीन चढ़ जाते हैं, कहने का मतलब एक ही लक्षण के लिए बहुत सारे जीन उत्तरदायी होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बहुजीनी कहा जाता है। अब समझ में आ गया। बहुप्रभाविता का मतलब जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। जीन के उपापचय पथ को प्रभावित करके अभिव्यक्त होता है। जीन जो होता है वो उपापचय पथ को प्रभावित करके ये लक्षण उत्पन्न होता है। जैसे ड्रोसोफिला में नेत्र का सफेद रंग के लिए उत्तरदायी जीन शरीर के विभिन्न भागों में रंजकहीनता उत्तरदायी होता है। ड्रोसोफिला में वो जीन जो था केवल नेत्र के सफेद भाग को बताने वाला था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, इसके पंखों पर भी सफेदीपन आ गया, इसके बॉडी पर भी सफेदीपन आ गया, तो इसी को बहुप्रभाविता कहा जाता है। जैसे हमने ड्रोसोफिला का आपको चित्र बताया भी था, कल साथ दिखाया था चित्र, अगले वीडियो में देख लीजिएगा जिसने अभी नहीं देखा हुआ है। ड्रोसोफिला देखिए, तो ड्रोसोफिला में इसके नेत्र का जो सफेदीपन होता है, नेत्र का देखो, ये ड्रोसोफिला में जो नेत्र का हल्का सा सफेदीपन वाला जीन होता है वो इसके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ड्रोसोफिला में नेत्र का, आ जाओ जल्दी, आप टाइम कम है और टाइम लग जाता है पढ़ाने में।
देखो ये रहा ड्रोसोफिला। अब देखिए इसमें नेत्र पर हल्का सा सफेदी रंग है, और ये सफेदी कलर जो होता है, नेत्र का जो सफेद रंग वाला जो जीन होता है, ये इसके पंखों को भी प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं इसके बॉडी पर भी धब्बे होंगे, ये देखो धब्बे पड़े हुए हैं, तो ये इसके पूरे अंग को प्रभावित करता है। इसी को बहु प्रभाविता कहा करता है। जीन एक ही है सफेद रंग वाला, लेकिन वो नेत्र के लिए कार्य करना चाहता था, लेकिन पूरे बॉडी पर उसका प्रभाव पहुंच गया, तो इसी को बहु प्रभाविता कहा जाता है। आगे देखो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट मेरा कह रहा है, देखिए जरा, ये बहुप्रभाविता हो गया, ठीक है। फिर बहुजीनी क्या होता है? बहुजीनी, बहुत सारे जीन, एक ही लक्षण के लिए बहुत सारे जीन उत्तरदायी। प्रकृति में अनेक लक्षणों के मात्र दो वैकल्पिक रूप ही नहीं मिलते, बल्कि यह क्रमिक स्तर होता है। अनेक ऐसे लक्षण हैं जिनमें केवल एक ही विकल्प नहीं होता कि इसी वजह से ऐसा रंग है, उसके अनेक स्तर हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, तो गोरे का अर्थ क्या होता है कि गोरे का अर्थ क्या हो सकता है कि उसके माता जी गोरी हो सकती है, उस व्यक्ति के पिताजी गोरे हो सकते हैं, हो सकता है दोनों लोग काले हैं, व्यक्ति गोरा है तो इसका मतलब उसके बाबा गोरे हो सकते हैं। बाबा भी नहीं है तो फिर हो सकता है उसके परबाबा कभी ये जीन सुप्त अवस्था में पड़ा रहा और अचानक विकृत हो गया। तो किसी भी एक लक्षण के लिए केवल एक ही रूप नहीं होता, एक ही प्रतिक्रिया नहीं होती, उसके अनेक रूप हो सकते हैं, ठीक है। तो अनेक जीन इसके लिए वैकल्पिक स्रोत उत्तरदायी होते हैं। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग गोरा या काला नहीं होता है, बल्कि इसके मध्य अनेक शेड्स पाए जाते हैं। त्वचा का काला रंग गोरा रंग नहीं होता है, इसमें मेलानिन की कमी होती है, मेलानिन की वृद्धि होती है। या हम लोग बात करें कि कहीं परिवेश का प्रभाव होता है, जो व्यक्ति बेचारा बहुत गोरा है, धूप में कार्य कर रहा है, अपने आप काला पड़ जाएगा, तो वो भी तो उत्तरदायी हो गया, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया कि मनुष्य की लंबाई के भी दो रूप नहीं होते हैं, बल्कि अनेक योगात्मक प्रभाव के कारण भी उसकी लंबाई में कम या ज़्यादा लक्षण हो जाता है। जैसे क्या पता थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि या कमी, आनुवंशिक जीन की वृद्धि या कमी, ठीक है। या हो सकता है कि उसमें कोई भी पुराना प्राचीन जीन जो पड़ा हुआ सुप्तावस्था में अचानक जागृत हो गया, तो उसकी कमी या वृद्धि, ठीक है, पूर्वावस्था आ गई। तो ये होता है बहुजीनी वंशागत, जिसमें क्या लिखेंगे, एक लक्षण के लिए अनेक जीन उत्तरदायी होते हैं, वहाँ एक जीन के लिए एक जीन ही अनेक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। डीएनए की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, आज हम यहीं तक रखेंगे, हमारा वीडियो यहीं तक इन है, और बाद बाकी जो है हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में जो है अन्य क्वेश्चनों के साथ आपके साथ आएंगे। यहाँ पे मैंने मिनिमम 55 क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में डाल दिए बायो के, इनसे बाहर नहीं आएगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा, प्लेलिस्ट हमारी रेडी करते रहिएगा, और इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बाद में बेहतर मिलेगा। क्वेश्चन आंसर जो हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे टॉपिक विद क्वेश्चन आंसर हमने विद हिंदी अर्थ क्वेश्चन आंसर डाल के आप वहाँ देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो लगातार प्रयास करते रहिएगा, आपके साथ हम भी जुड़े हैं, और आज के लिए जो है जय हिंद।